बीए प्रथम वर्ष पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम नए पाठ्यक्रम में आपकी जो 15 कहानियाँ संकलित है उसके अंतर्गत 13वीं कहानी फांसी का अध्ययन करेंगे। मणि मधुकर की यह कहानी निश्चित रूप से एक मार्मिक कहानी है जो परिवेश की परिस्थितियों का चित्रण भी बहुत ही उत्कृष्ट रूप में करती है। मणि मधुकर हिंदी तथा राजस्थानी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि कई क्षेत्रों में लेखन का कार्य किया था। इनका जो राजस्थानी कविता का जो संग्रह है वह बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और उसका नाम था पग फेरो। वे अकविता अकहानी के दौर के अग्रणी रचनाकारों में हैं और कल्पना पत्रिका के संपादक मंडल के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। जयपुर से अकथ नामक जो पत्रिका का संपादन होता था उसमें मणि मधुकर का विशेष योगदान रहा है। मणि मधुकर की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें सफ़ेद मेमने, सरकंडे की सारंगी, पत्रों की बिरादरी, ये उनके तीनों उपन्यास हैं। इसके अलावा उनके कहानी संग्रह में भरत मुनि के बाद तोमेव माता, एक वचन बहुवचन, हवा में अकेले, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। और मणि मधुकर ने केवल कहानी, कविता ही नहीं वह नाटक के क्षेत्र में भी इनका एक प्रसिद्ध नाम है। इनके कुछ प्रमुख जो नाटक हैं जिसमें एक तारे की आंख, इलायची बेगम, खेला पोलमपुर, दुलारी बाई, बुलबुल सराय, रस गंधर्व आदि हैं। कई खंड काव्य और अनेक रिपोर्टाज आदि के क्षेत्र में भी मणि मधुकर ने अपनी लेखनी चलाई है। जो फांसी कहानी है उनकी, यह एक मार्मिक कहानी है जो अभावग्रस्त जो लोग हैं उनकी शोषित स्थिति का जो एक चित्रण है उसका वर्णन है। कहानी में वातावरण का चित्रण बहुत सुंदर रूप में हमारे सामने आया है। प्रारंभ से अंत तक कहानी एक रोचक शैली में है। जो शुरू में जो चित्रण है वह सर्दी के भयानक जो रूप है उसका चित्रण किया गया, जिसमें लेखक कहता है कि ठंड बहुत तेज़ थी, उसने कंबल की गुमटी से चेहरा बाहर निकाला तो दांत भिज गए, कंपकंपी की एक लहर तन में दौड़ गई, वह पांव सिकोड़कर दीवार से टिक गया, फिर आंखों को पूरी तरह खोलने की कोशिश करता हुआ सामने देखने लगा। रात बहुत बाकी थी, करीब 100-125 गठरियाँ प्लेटफॉर्म पर दुबकी हुई थी और सर्द हवा का कोई तीखा बार होता वो कुछ गठरियों में आह ऊ की आवाज़ें निकलती। धीरे धीरे यह कुनमुनाहट नींद से भारी सांसों के पार डूब जाती थी। रचनाकार ने यहाँ ठंड की तीव्रता और उसके कारण मनुष्य के शरीर में जो एक सिरहन उत्पन्न हो जाती है, कैसे रात को काटा जा सकता है, उसकी एक चित्रात्मक शैली में वर्णन हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। रेलवे स्टेशन पर जो लोग इंतज़ार करते हैं गाड़ी का और विशेष रूप से जो कुली होते हैं उनकी क्या दशा होती है उसका एक चित्रण कुली हड़मान के रूप में लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बहुत से लोग बैठे रहते हैं, उनमें ही एक कुली हनुमान है जो अपने जीवन से बेजार है, लेकिन एक अनजान बुड्ढा अपना किस्सा सुनाता है और उस किस्से से हनुमान अपनत्व से भरकर बुजुर्ग से पूछता है कि इस बार तुम्हारी खेती बाड़ी कैसी रही है। उत्तर स्वरूप बुजुर्ग कहता है कि चना की फसल तो बहुत अच्छी है, उसके गुच्छे पूरी तरह खिल गए और क्या बताऊँ। यह कहते कहते बूढ़ा सफ़ेद पंख जैसी दाढ़ी को सहलाने लगा और कहने लगता है कि चने के खिले हुए गुच्छों को देखकर यह कहने का मन करता है कि धरती के सूर्य में पंख उगाए हैं, बिल्कुल हरे हरे तोते के पंख जैसे दिखाई दे रहे हैं। कहानीकार ने इस कहानी में एक संवादात्मक रूप में जो चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 134 में जो संवाद है वो बहुत रोचक है, जिसमें लेखक यहाँ एक प्रसंग जो करता है, पहले हम उसको देखते हैं कि सामने की पटरियाँ बज उठी, एक झंडे वाला डेला आया और धड़ राता निकल गया, उसके पीछे पीछे 2 आदमी दौड़ रहे थे। यहाँ से जो संवाद है कि कौन लोग हैं, हनुमान ने पूछा। बाहर मासिरे मजूरे, कहीं लेन ना बिगड़ गई होगी। सुपारी खाएगा? नहीं। तेरे हाथ कितने गंदे हैं, तू कभी नहाता क्यों नहीं? बंदे ने झिड़क दिया। हनुमान हंसने लगा, जरा झेपता हुआ, तेरे पास बैठने पर बदबू आती है। उपयुक्त जो संवाद है वह कथानक को तेज गति से आगे बढ़ाता है, चरित्र पर प्रकाश डालता है और साथ साथ में कहानी के वातावरण को भी हमारे सामने देश काल और वातावरण के दृष्टिकोण से देखें तो उसको भी प्रकट करता है। इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने धीरे धीरे आगे चल करके एक कथानक को मध्यम भाग में अपनी रोचकता को
प्रस्तुत कर देता है। जब बुजुर्ग बतलाता है कि मैं क्या बताऊं, मैंने अपने जमाई को बहुत समझाया किंतु वह समझा नहीं, अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता हुआ उसके पैर काट डाले, परिणाम स्वरूप उसे जेल हो गई, अब उसे फांसी होने वाली है। मैं जमाई को फांसी होने वाली है। मैं अपनी बेटी के बच्चे यानी अपने दोहते को अपने पास गया, अब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, कब तक जीऊँ और इसका पालन पोषण कैसे होगा, यही मेरी चिंता का विषय है। तो फांसी कहानी है, उसके अंतर्गत पत्नी के चरित्र पर शंका व्यक्त करने से उसके जो पैर काटता है, उसके पश्चात उसको जो फांसी होती है, उसके पश्चात की जो स्थितियां हैं, एक पिता के अंदर अंतर्द्वंद जो उभरता है, उसका चित्रण लेखक ने यहाँ फांसी कहानी में हमारे सामने प्रकट किया है। लेखक के अनुसार सच और झूठ तो मैं नहीं जानता, वह तो ससुर भगवान जानता है। जिस ईश्वर ने अपनी कृपा बरसाते हुए इसको जन्म दिया, जो अपने दोहिते के लिए कह रहा है, साथ ही पिता की मौत भी उसके साथ जोड़ दी। यह एक अंतर्द्वंद जो है वह एक बुजुर्ग के चेहरे पर जो हनुमान को संबोधित करता हुआ प्रकट करता है। एक अप्रत्यक्ष रूप से वह ईश्वर को भी संबोधित करता है कि अब तू बता इसका क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा। कहानी के अंदर, इस कहानी के अंतर्गत जो शब्द है वह राजस्थानी के भी, चूँकि इनके राजस्थानी पर अच्छी पकड़ है तो उन शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी के अंतर्गत किया गया। जहाँ पर संख्या 135 में यह प्रसंग आता है कि म्हारे तो कोई उम्मीद नहीं, बूढ़े का हडियल चेहरा सहसा सख्त और काला पड़ गया। यह जो वाक्य है इसमें पूरी तरीके से राजस्थानी भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है। अन्य जगह पर भी लेखक ने कुछ जगह लिखा है, जैसे माँ खास बूढ़े ने दौड़ को कंधों पर खींचते हुए कहा। इस तरह इस कहानी में लेखक ने जो मनुष्य की जो हिंसक मनोवृत्ति है उसकी ओर भी संकेत किया है, अमानवीयता की ओर भी संकेत किया है। हिंसक मनोवृत्ति निश्चित रूप से अमानवीय होती है, किंतु औरत के चरित्र को ही केवल दोषी मानना और पुरुष के व्यक्तित्व के प्रति उदासीन रहना यह सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस विषय में लेखक ने जवाई सास आदि के जो चित्रात्मक वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो ग्रामीण परिवेश के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वह देखते ही बनता है। जवाई की जिद, लेखक के अनुसार जवाई की जिद मशहूर है। मैंने अपने जवाई को बहुत समझाया, कहा कि मेरी लड़की ऐसी वैसी नहीं है, उसके बारे में बुरी बुरी बातें सोचकर क्यों मन गंदा करते हो, लेकिन उसे इस बच्चे की माँ पर जो शक हुआ तो गया ही नहीं और उसके जच गई कि औरत का चरित्र खराब है और वह सगे देवर से बंधी हुई है। कहानी के अंतर्गत अवैध संबंधों को लेकर जो स्थितियां हमारे सामने चित्रित की गई हैं, वह मनुष्य के मन में शंका, अविश्वास, हिंसा, अमानवीयता, इन सब मनोवृत्तियों को हमारे सामने उजागर करती है। पहले तो उसने अपने छोटे भाई पर फरसा चलाया, फिर औरत की दोनों जो टांगे काट डालता है वह भाई। उसके पश्चात इस कहानी में हमारे सामने एक मार्मिक प्रसंग यह उभर कर सामने आता है कि जिसके दामाद को फांसी लगने वाली है, उसकी बेटी के जो पैर काट देंगे, उसका दोहिता भी बहुत छोड़ता है, तो जीवन है वह फांसी पर पूरी तरीके से निर्भर जैसे ऐसा हो गया है कि अब आगे परिस्थितियां क्या घटित होगी। एक प्रतिरोध का जो भाव है वह इस कहानी में हमारे सामने प्रकट होता है। कहानी में राजस्थानी भाषा के शब्दों का सफल प्रयोग लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कहानी में मूल जो समस्या है वह है कि अमानवीयता या शक और चरित्र पर संदेह, ये जो स्थितियां होती है उसके साथ हमें बहुत ही समझदारी से दिखानी चाहिए। एक तारतम्यता जीवन में होनी चाहिए। जीवन में अनेक प्रसंग घटित हो सकते हैं, लेकिन हम उन प्रसंगों से अवचलित ना होकर के हमें समस्या का समाधान एक सजग रूप में करना चाहिए, तभी जीवन बचा जा सकता है। उपयुक्त कहानी में मणि मधुकर ने हनुमान बुजुर्ग के संवाद के माध्यम से पूरी तरह हमारे सामने स्पष्ट की है। कहानी में कथानक, चरित्र, संवाद और भाषा शैली, वातावरण सब कुछ तात्विक दृष्टिकोण से देखें तो यह कहानी के तत्वों के हिसाब से पूरी तरीके से खरी उतरती है। कहीं भी पाठक को ऐसा नहीं लगता कि कोई तत्व की कोई कमी हमारे सामने प्रकट होती है।